एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आपको रीट की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। इससे पहले मैंने बहुत सारी शिक्षण वीडियो को भी कवर कर दिया है और सीडीपी के भी बहुत सारे टॉपिक को ट्रिकी वे में कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिससे रीट में क्वेश्चंस बनना ही बनना है। वो है आपका मापन, आकलन व मूल्यांकन, यानी कि मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। इन तीनों टॉपिक के ऊपर मैं आज की वीडियो में बात करूंगी, क्योंकि इन तीनों में सभी को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। और मैं आज की वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगी कि इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। काफी जो बच्चे होते हैं वो इन तीनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तीनों अलग अलग होते हैं। इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मापन। मापन किसे कहते हैं, तो इन तीनों की मैं लास्ट में आपको ट्रिक भी बताऊंगी, जिससे आप पहचान सकते हैं कि मापन कौन सा है, आकलन कौन सा है एंड मूल्यांकन कौन सा है। तो बात करते हैं हम मापन की। मापन हम किसे कहते हैं? किसी मान्य नियम के अनुसार वस्तु या व्यक्ति की विशेषताओं को अंक प्रदान करना क्या कहलाता है? मापन। एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। जैसे किसी बच्चे ने 100 में से 33 अंक प्राप्त किए हैं, तो दैट इज कॉल्ड मापन, यानी मेजरमेंट। हम उसी के आधार पर उस बच्चे का मापन कर रहे हैं, यानी कि हमने बस बता दिया अंक के आधार पर। यानी किसी भी वस्तु हो सकती है, कोई भी वस्तु हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए ये एक पुस्तक है, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो ये हमारा किस में आता है? मापन में आता है। व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति में क्या होता है? हाइट हम मेजरमेंट कर सकते हैं, कितना मोटा है, कितना पतला है, कितना उसके अंदर वेट है। तो ये सारी चीजें हमारी किस में आ जाती है? मापन में आ जाती है। ये इसके आप एग्जांपल्स लिख सकते हैं। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगी, आप इनके शॉर्ट नोट जरूर बनाएं, ताकि आप इसे लास्ट टाइम में भी रिवीजन कर सकें। तो आई होप मैंने ये चीज क्लियर कर दी है। मापन किसे कहते हैं? मापन में आपको एक की पॉइंट पकड़ना है, जो अंक की बात करता है, नंबर की बात करता है, ग्रेड की बात करता है, परसेंटेज की बात करता है। तो ये सारी हमारी जो चीजें होती हैं, ये हमारी किस में आती है? मापन में आती है। प्रॉपर तरीके से समझ लेते हैं। देखिए मैंने लिखा हुआ है, ये चीज मैंने आपको बता दी। बच्चे के नंबर के हिसाब से बच्चे की योग्यता निर्धारित करना क्या होता है? मापन। नंबर के हिसाब से आप कह सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया, परसेंटेज हो, ग्रेड हो, उसने 100 में से कितने अंक प्राप्त किए, 200 में से कितने अंक प्राप्त किए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक मेजरमेंट हो जाएगा। मैंने एग्जाम्पल भी लिख दिए हैं। जैसे 200 में से 150 अंक लाना, हमने बच्चे का मापन किसके हिसाब से कर लिया? उसके अंकों के हिसाब से। लंबाई चौड़ाई हो गया, जैसे व्यक्ति की हम लंबाई चौड़ाई ये सब नाप सकते हैं। किताब की होगी, किसी भी वस्तु की होगी। तो ये परसेंटेज, नंबर, ग्रेड, तो ये इसके की पॉइंट है मापन के, कि जहां पर हम अंक की बात करते हैं तो वो किस में आ जाता है? हमारा मापन में आ जाता है। और ये हमारा कैसा होता है? ये हमारा मात्रात्मक होता है। मापन ही ऐसा है जो मात्रात्मक होता है। म से मापन हो गया और म से ही मात्रात्मक हो गया। तो ये इसकी ट्रिक हो जाएगी, ये भी आप याद रख सकते हैं। आई होप मैंने यहाँ तक चीजें क्लियर कर दी हैं। अब मैंने एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, इसे आप आईएमपी लिखिएगा। मापन में केवल विषय वस्तु की उपलब्धि पर बल दिया जाता है। अब इस चीज का भी मैं एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए आपके मैथ, यानी आप मैथ में 100 में से 60 नंबर लेके आए, तो मतलब यहाँ पर पर्टिकुलर एक ही सब्जेक्ट पर फोकस किया जा रहा है। कुछ भी हो सकता है, वो मैथ हो, सामाजिक हो, साइंस हो, कुछ भी हो सकता है वो सब्जेक्ट, या ऑल सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट के जो अंक क्लास में टोटल कर दिया जाता है वो, यानी विषय के आधार, विषय की उपलब्धि का हम पता लगा रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा बल किस पर दिया जा रहा है? विषय वस्तु की उपलब्धि पर बल दिया जा रहा है। आई होप आपको मापन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बस इसका की पॉइंट आप याद रखिएगा, परसेंटेज, नंबर, ग्रेड या मात्रात्मक। जहां पर ये सारी चीजें आपको दिखाई दे, आप तुरंत टिक कर देंगे कि वो मापन के अंदर आएगा। अब बात करते हैं हम असेसमेंट यानी कि आकलन की। आकलन क्या कहता है? आपका किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की जो प्रक्रिया होती है वो आकलन होती है, जो हम कब करते हैं? पढ़ाई के दौरान, यानी हम जब बच्चों को टीच करते हैं तब उसी बीच में जो हम बच्चों का आकलन कर रहे हैं वो हमारा कहलाता है आकलन।
पढ़ाई के दौरान जो हम उसकी कमजोरियों का पता लगा रहे हैं और उसका धीरे धीरे उपचार भी कर रहे हैं, तो वहां हमारा हो जाता है आकलन। अब देखिए ये कैसा होता है, आपका गुणात्मक भी होता है और मात्रात्मक भी होता है, तो ये चीज भी याद रखनी है। मापन कैसा था, ओनली मात्रात्मक था, लेकिन आकलन जो हो जाएगा वो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी जब आप टीच करते हैं तो उसके दौरान चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। यहाँ पर ये लिखा है विद्यार्थियों के प्रदर्शन के स्तर की जांच करना। वही चीज होगी जब आप पढ़ा रहे हो बच्चों को, तब उसी के बीच में बच्चों की धीरे धीरे जांच भी कर रहे हो। जैसे कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा दिया, उससे रिलेटेड बच्चों से क्वेश्चन पूछ लिया बीच बीच में, तो वही हमारा क्या होता है, आकलन होता है। और ये जो होता है छात्र व अध्यापक दोनों के लिए होता है, क्योंकि जब टीचर यहाँ पर पढ़ा रहा होता है तो वो बच्चों से क्वेश्चन कर रहा होता है, और वहां पर वो ये भी देख रहा होता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्या बच्चे की समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आकलन हो रहा है। तो ये क्या पता करता है, बच्चों के प्रोग्रेस का भी ये पता लगाता है, और एक ये निदानात्मक, यानी बच्चों की कठिनाइयों का पता लगा के उनमें अधिगम सुधार करना भी किसका कार्य है, आकलन का कार्य है, जो कि शिक्षण प्रक्रिया के साथ साथ चलता है, यानी पढ़ाई के दौरान जो चलता है उसे हम बोलते हैं आकलन। आई होप मैंने ये चीजें क्लियर कर दी हैं। ये मैंने बराबर में शॉर्ट वे में पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं। कमजोरियों का पता करके अधिगम में सुधार करना, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट। आई होप मैंने यहाँ तक क्लियर कर दिया है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया है। मैं एक बार और रिवाइज कर देती हूँ। मापन क्या होता है, जो परसेंटेज, ग्रेड और नंबर के हिसाब से बच्चे को जज करता है, बच्चे का मेजरमेंट करता है, तो वहां पर हमारा क्या होता है, मापन होता है। असेसमेंट क्या होता है कि बच्चे का जो हम बीच बीच में पढ़ाई के दौरान जो हम बच्चे का बीच बीच में आकलन कर रहे हैं, यानी हम जो जान रहे हैं कि अधिगम हमारा चल कैसा रहा है, तो वो हमारा क्या होता है, आकलन होता है। आई होप मैंने आपको मापन और आकलन बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। इसका की पॉइंट यही हो जाएगा, बच्चे के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, या जैसे कि हम टीच करते हैं तो उसके बीच में, उसके दौरान, यानी जब हम पढ़ा रहे हैं बच्चे को, उसके बीच बीच में जो हम बच्चे से पूछ रहे हैं या क्या कहलाता है, वो हमारा आकलन कहलाता है। इसका जो की पॉइंट है वो देखिए मैंने यहाँ साइड में लिखा हुआ है नोट में, कि अधिगम कैसा चल रहा है ये कौन बताता है, हमें आकलन बताता है। अधिगम कैसा चल रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन लिख दी है मैंने, तो इसे आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। अब आती है बात, आकलन कितने टाइप का होता है। तो आकलन जो होता है आपका 2 टाइप का होता है। फर्स्ट इज रचनात्मक, यानी कि फॉर्मेटिव। सेकंड इज योगात्मक, यानी कि समेटिव। अब इसके बारे में भी मैंने ना खिचड़ी नहीं पकाई है, बहुत छोटे से टर्म में लिख दिया है, जो पढ़ाई के दौरान या बच्चों के बारे में जानने का बेस्ट तरीका है। फॉर्मेटिव भी हमारा एक तरह का आकलन हो जाता है, जो पढ़ाई के दौरान किया जाता है। बच्चों के बारे में जानने का ये बेस्ट वे माना जाता है, क्योंकि हम बच्चे का साथ साथ असेसमेंट कर रहे हैं और हम उसमें सुधार भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका माना जाता है कि हम बच्चों की कमजोरियों का पता भी लगा रहे हैं और उनका समाधान भी कर रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड रचनात्मक या फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब बात करते हैं हम योगात्मक आकलन की। योगात्मक आकलन क्या होता है आपका, जो हम लास्ट में करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया और लास्ट में जो आप एक वार्षिक परीक्षा ले रहे हैं या जो भी आप टेस्ट ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं, तो वो जो लास्ट में हम मूल्यांकन कर रहे हैं, तो वो हमारा कहलाता है समेटिव असेसमेंट। आई होप मैंने दोनों आपके क्लियर कर दिए हैं। जो साथ साथ करते हैं फॉर्मेटिव, जो लास्ट में किया जाता है पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, लास्ट में बिल्कुल अंत में किया जाता है, की पॉइंट है इसका, अंत में किया जाता है, वो समेटिव। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इसके अंदर कुछ 3 पॉइंट्स हैं जो बहुत ज्यादा आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तीनों बहुत ज्यादा बार पूछे भी गए हैं, कोई सा भी एग्जाम में उठाकर देख लीजिएगा, रीट का हो, यूपी टेट का हो, यू टेट का हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो, इन तीनों से क्वेश्चन ना बने ऐसा नहीं हो सकता। क्या क्या है वो, पहला है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग। 4 पर करिएगा यहाँ पर, सीखने के लिए आकलन, यानी वही चीजें इसमें भी जो दौरान, पढ़ाई के दौरान किया जाता है। मतलब आप बच्चे को टीच कर रहे हैं तो बीच बीच में जो आप उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसको हम फॉर्मेटिव भी कहते हैं। क्लियर हो गया। जैसे हम कुछ भी टॉपिक बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसमें बीच बीच में हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, जांच रहे हैं कि बच्चा कैसे सीख रहा है, अधिगम कैसा हो रहा है, तो वो हमारा कहलाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट।
यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब बात करते हैं हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, जो सीखने का आकलन, यानी जैसे हमने सब कुछ कवर कर लिया, मान लीजिए आपने रीड का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, आपका टेस्ट लिया जा रहा है लास्ट में, जब आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, किसी ने आपका टेस्ट लिया, उसी के आधार पर क्या कर दिया, आपको जज कर दिया, दैट इज कॉल्ड समेटिव असेसमेंट। अब बात करते हैं असेसमेंट एज लर्निंग की, जो कि बहुत अच्छा माना भी जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं सीखने के रूप में आकलन। और ये कैसा होता है, ये सेल्फ असेसमेंट होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने रीड का सिलेबस कंप्लीट कर लिया, फिर आप क्या लगा रहे हैं, मॉक लगा रहे हैं। तो मॉक में आप खुद को जज कर रहे हैं कि मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, तो ये सारी चीजें, तो ये इसका एग्जांपल हो सकता है, मॉक लगा रहे हैं या आप कुछ भी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो वहां पर आप क्या कर रहे हैं, खुद का असेसमेंट कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड असेसमेंट एज लर्निंग। आई होप मैंने आपके ये तीनों पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। फर्स्ट क्या था आपका, असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि जो पढ़ाई के दौरान किया जाता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या हो जाएगा, जो लास्ट में किया जाता है, जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, यानी टीचर आपका टेस्ट ले रहा है, तो वो हमारा आता है समेटिव में। और अगर आप खुद का कर रहे हो, यानी आप मॉक लगा रहे हो, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, उसमें आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड असेसमेंट एज लर्निंग, यानी सीखने के रूप में आकलन। आई होप मैंने ये तीनों पॉइंट बहुत अच्छे से आपके क्लियर कर दिया और रिवीजन भी करवा दिया है। अब बात करते हैं हम इवैल्यूएशन की, यानी कि मूल्यांकन की, जो लास्ट टॉपिक हो जाता है। मापन मैंने कंप्लीट करवा दिया, इसके बाद मैंने आकलन कर दिया, और लास्ट है हमारा मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या कहता है हमारा, मूल्यांकन की डेफिनेशन देखिए कि किसी विषय व्यक्ति वस्तु, यहाँ पे कोमा लगाइएगा, किसी विषय व्यक्ति वस्तु आदि के गुण या दोषों का सही निर्णय लेना ही हमारा मूल्यांकन कहलाता है। यानी कि जब हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हम ये पता लगा रहे हैं कि जैसे कि हमने टीच किया, तो उसके अंदर कौन सी शिक्षण विधियों, शिक्षण उद्देश्यों की हम जो जांच कर रहे हैं, बच्चे से पूछ रहे हैं, तो वो हमारा कहलाता है मूल्यांकन। जो हमारा किस लिए किया जाता है, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, दैट इज कॉल्ड मूल्यांकन। अब इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। ये भी एक कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस होता है। किसी छात्र के ज्ञान का आकलन, यानी कि असेसमेंट करना भी हमारा क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। और ये भी हमारा कैसा होता है, मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। और ये क्या करता है, ये बच्चे को जज, यानी निर्णयात्मक प्रक्रिया, दिस इज वेरी 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 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट पूछ लेते हैं ऑप्शन में, बच्चे को जज किया जाता है इसके अंदर। जब हम सब चीज पता कर लेते हैं बच्चे के बारे में, तो हम उसी के आधार पर उसको जज करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मूल्यांकन। इसके बाद क्या है, बच्चे ने, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये भी की पॉइंट है, नोट करिएगा। बच्चे ने कितना सीखा है, वो हम किस में काउंट करते हैं, वो हम मूल्यांकन में काउंट करते हैं। बच्चे ने कितना सीखा, इसका भी पता लगाना किस में होता है, मूल्यांकन में होता है। आकलन में मैंने क्या बताया था आपको, देखिए मैंने यहाँ पे एक नोट डाउन करवाई थी आपको। अधिगम कैसा चल रहा है, ये हम आकलन में पता करते हैं। और बच्चे ने कितना सीखा है, वो हम किस में पता करते हैं, मूल्यांकन में पता करते हैं। तो दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, एक नहीं है, तो इस चीज को आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। अब मैंने देखिए यहाँ पे साइड में कुछ नोट लिख दिया है। विद्यार्थियों के उपलब्धि, शिक्षण विधियों व शिक्षण उद्देश्यों की जांच करना क्या कहलाता है, हमारा मूल्यांकन किया जाता है। और मूल्यांकन भी हमारा कैसा होता है, जो लास्ट में किया जाता है, अंत में, यहाँ पे मैंने लिखा है अंत में किया जाता है, वो भी मूल्यांकन होता है। क्योंकि हम लास्ट में तो पता करेंगे कि बच्चे ने कितना सीखा है, उसके टेस्ट या कुछ भी आप परीक्षा लेंगे, तो उसी के आधार पर तो आप जज करेंगे बच्चे को कि बच्चे ने कितना सीखा है। आपने जो उन्हें पढ़ाया, जिन शिक्षण विधियों से पढ़ाया, जिन उद्देश्यों के लिए पढ़ाया, वो पूरा भी हुआ या नहीं, ये चीज हम किस में पता करते हैं, मूल्यांकन में पता करते हैं। तो ये चीज मैंने नोट डाउन कर दिया, आप इसे जरूर नोट डाउन कीजिएगा। अब इसी के अंदर ना एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखने को मिलता है, वो है आपका CCE। सुना भी होगा आपने। और CCE को 3 पॉइंट में डिवाइड करेंगे हम। C मतलब कंटिन्यूअस, C मतलब कॉम्प्रिहेंसिव, और E मतलब इवैल्यूएशन। इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, बहुत बार पूछी गई है। फुल फॉर्म हो जाएगी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। हिंदी में बोलते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन। आई होप मैंने ये चीज क्लियर कर दी है। अब इसकी बात करते हैं, ये होता क्या, इसके अंदर से जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछा जाता है, वो यही पूछा जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ये दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। पहली आई थी 68 में, सेकंड है 86 में, एंड थर्ड अभी आई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP
2020। अगर वो वीडियो भी आपको देखनी है तो आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू टॉपिक ऐड हुआ है रीट में, तो उसको भी जरूर देखिएगा, 101% उससे क्वेश्चन बनेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सीसीई यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो होती है वो शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों होती है, एकेडमिक भी होती है और नॉन एकेडमिक भी होती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यही इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि सीसी जो होता है शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों होता है, शैक्षिक होता है, गैर शैक्षिक होता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस टाइप के आपके 4 ऑप्शन बन जाएंगे, उसमें से आपको चूज करना है। तो ये कैसा होता है, दोनों होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन और शिक्षा के कंप्लीट अवधि के लिए होता है। आई होप ये चीज क्लियर हुई है आपको। अब आगे देखते हैं। अब मूल्यांकन की विशेषताएं देख लेते हैं जो कि डायरेक्ट पूछ ली जाती है, ऑप्शन दे देगा कौन सी नहीं है, ये पूछता है कौन सी नहीं है, कौन सी है, पहले तो ये पता होना चाहिए कौन सी है, तभी तो आपको पता चलेगा कौन सी नहीं है। तो सबसे पहले है विश्वसनीयता, सेकंड है वैधता, थर्ड है व्यावहारिकता, फोर्थ है वस्तुनिष्ठता एंड फिफ्थ है व्यापकता। तो ये पांचों आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इनमें से 3 तो दे देगा ये वाली और 1 दे देगा कोई और सी। और वैसे भी रीट में 5 ऑप्शन का क्राइटेरिया है, तो ये भी चीज याद रखना है कि 4 इसमें से दे देगा, 5वां कुछ और दे देगा। तो ये चीज भी आपको भूलनी नहीं है। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई हैं। अब बात करते हैं, अब मैं आपको ना तीनों के बीच में यानी जो मैंने आपको पढ़ाया मेजरमेंट, इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट, इन तीनों के बीच में किस तरीके से आप पहचानेंगे, तीनों का की पॉइंट बताने वाली हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ कि आप तीनों को कैसे पहचानेंगे। तो वो देखते हैं। है आकलन, मापन एंड मूल्यांकन। क्या होता है देखते हैं। आकलन यानी असेसमेंट क्या होता है, विद्यार्थी के प्रदर्शन के स्तर की जांच करना, जो हम पढ़ाई के दौरान करते हैं, साथ साथ करते हैं, यानी विद्यार्थी जो अधिगम होता है वो कैसा चल रहा है, ये हमें किस में पता चलता है, आकलन में पता चलता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आकलन। प्रदर्शन के स्तर की जांच करना, अधिगम कैसा चल रहा है, की पॉइंट नोट कीजिएगा, प्रदर्शन की स्तर एंड अधिगम कैसा चल रहा है, तो ये हमें किस में पता चलता है, असेसमेंट में। उसके बाद बात करते हैं हम मेजरमेंट की। मेजरमेंट क्या होता है, शैक्षिक उपलब्धि को अंकों में व्यक्त करना। इसका की पॉइंट मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, अंक, ग्रेड, प्रतिशत, लंबाई, चौड़ाई, तो ये सारी किस में आ जाएंगे, आपके मापन में आ जाएंगे। और ये कैसा होता है, मात्रात्मक होता है। और आकलन कैसा था आपका, मात्रात्मक भी था और गुणात्मक भी था। तो ये की पॉइंट्स हैं, ये नोट जरूर कीजिएगा। लास्ट है आपका मूल्यांकन। मूल्यांकन किस लिए किया जाता है, शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति का पता लगाना, यानी विद्यार्थी ने कितना सीखा है, ये हम किस में पता लगाते हैं, मूल्यांकन में, जो हम लास्ट में करते हैं, अंत में करते हैं। यानी हम इसकी हेल्प से ना ये पता करते हैं कि जो जिस तरीके से हमने पढ़ाया, शिक्षण विधियों का यूज किया उद्देश्यों को बच्चों के प्राप्त करने के लिए, वो एक तरह से सक्सेसफुल भी है या नहीं। तो ये चीज हम किस में पता करते हैं, मूल्यांकन में पता करते हैं। शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति का पता लगाना, दैट इज कॉल्ड मूल्यांकन। और इस प्रदर्शन के स्तर की जांच करना, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट, यानी कि आकलन। मैंने तीनों की आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दी है, जिससे अगर ऑप्शन में आता है, अगर क्वेश्चन बनता है इससे, तो आप कैसे पहचान सकते हो। मापन में इजीली तरीका है, अंक, ग्रेड, इस तरीके से आप पहचान सकते हो। और आकलन में होता है पढ़ाई के दौरान, मतलब ये हमें पता करना है अधिगम कैसा चल रहा है, साथ साथ हम क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं बच्चे से। और मूल्यांकन जो होता है हमारा लास्ट में होता है, यानी ये जो होता है हमारा फॉर्मेटिव होता है और ये जो होता है हमारा समेटिव होता है। इसमें ज्यादातर ना यही क्वेश्चन बनता है। तीनों में डिफरेंस बहुत मुश्किल होता है, लेकिन क्वेश्चन जो बन जाता है वो अलग अलग टॉपिक से बन जाता है। तो आई होप, और ये जो टॉपिक है आपके ऑल सब्जेक्ट्स में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट्स का मापन, आकलन, मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये टॉपिक आपके ऑल सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो टॉपिक है ये ओनली रीट के लिए ही नहीं, केवीएस हो गया आपका, रीट हो गया, सी टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, आपके ऑल टेट एग्जाम के लिए, बल्कि बीएड और बीटीसी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसे आप ज़रूर से अच्छे से कीजिएगा, इससे क्वेश्चन 101% ज़रूर बनेगा। आई होप मैंने ये तीनों बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर दिए हैं। तो इसी तरीके से आपको रीड की पूरी प्रिपरेशन मैं करवाती रहूंगी, इसी तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो लाती रहूंगी। तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो आप मेक श्योर मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी।
तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।